कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आई होप आपने पिछले 14 चैप्टर्स के MCQs के वीडियोस को एंजॉय करे होंगे। और अब है सेकेंड लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, 15th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसके MCQs टेक्स्ट बुक में पेज 342 पर है। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट MCQ ऑफ द चैप्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स will the radius of the first orbit of the electron be smallest? Hydrogen, singly ionized helium, deuterium, न्यूट्रॉन और ट्रिटियम। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है बोहर्स ऑर्बिट, वो इन चारों में से किस में सबसे स्मॉलेस्ट होता है, यानी रेडियस सबसे कम किसका होता है, किस में होता है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला है ऑफ nth बोहर ऑर्बिट Rn इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n स्क्वायर, और R0 ये कांस्टेंट होगा, मतलब ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, और Z जो है ये रहेगा एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, इसलिए n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, देयरफॉर ये होगा रिमेनिंग R0 बाय Z। तो R0 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z मिलेगा, और Z जो है वो हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है और उनमें एक ही प्रोटॉन होता है। तो Z इक्वल टू 1 होगा इन तीनों के लिए, और जब ये 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो Rn विल बी इक्वल टू R0, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस है। लेकिन अगर हीलियम के लिए देखेंगे इस फॉर्मूले को, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो हीलियम के लिए Z इक्वल टू 2 है, जब यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा R0 बाय 2, तो ये बाकी से हाफ है, इसलिए सबसे छोटा ऑर्बिट ये हीलियम के अंदर होगा, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। अब आइए सेकंड MCQ की तरफ जाते हैं। द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन इट्स एथ ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ 2, 4, 8 और 16। आइए सॉल्व करते हैं। तो अगेन बोहर्स फार्मूला जो है रेडियस का, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R0 बाय Z। तो यहाँ Z इक्वल टू 1 कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम कंसिडर करना है, या कोई भी एटम होगा तो Z कांस्टेंट होगा उसके लिए, इसलिए हमने यहाँ Z मेंशन नहीं किया है। अब n जो है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन एट्थ ऑर्बिट बाय फैक्टर। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका स्क्वायर होगा 16, तो ये हो गया R4। इसी तरीके से R8, इधर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और ये हो जाएगा 64 R0। इनको जब डिवाइड करेंगे R4 डिवाइडेड बाय R8, तो ये होगा 16 बाय 64, जो कि होता है 1/4। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी 4, यानी कि रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वो 4 गुना कम है रेडियस ऑफ एथ ऑर्बिट से। अब ये किसी भी एटम के लिए हो सकता है, क्योंकि Z सेम होगा तो Z कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे Z मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको हाइड्रोजन एटम कंसिडर करते हुए। आइए थर्ड MCQ की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या है। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ट्रांजिशन विल यील्ड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन से ट्रांजिशन में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा? 2 to 1, 5 to 4, 7 to 6 और 8 to 7, यानी ये ट्रांजिशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहे हैं, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट।
तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ये ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये लोवेस्ट है, उसके ऊपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट यहाँ पर इन्फिनिटी है। तो किस ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट है तो E इज इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग एनर्जी भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिशन विच हैव स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस emits photon of smaller frequency, hence have large wavelength because frequency and wavelength inversely proportional है। तो अब इस ट्रांजिशन में हम देखते हैं कि n to 7 जो ट्रांजिशन है उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस वो सबसे कम है, स्मॉलेस्ट है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ अगर आप कंसिडर करेंगे, इमेजिन करेंगे, यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई है 8 and 7 ऑर्बिट तो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, यानी उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होगी और वेवलेंथ इन्वर्सली होने की वजह से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। हेंस इट यील्ड्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर डी 8 to 7। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ सेकेंड टू 1, तो यहाँ सेकेंड है और नीचे 1 है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी इसको आप 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और इस फोटोन की एनर्जी भी, फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग properties of a nucleus does not depend on its mass number? Radius, mass, volume और डेंसिटी। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर हम मास की बात करेंगे। मास m इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, मतलब यहाँ पे ये जो है मास नंबर है a। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर a है उसका मास कितना होगा? वो होगा इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, और माइनस होगा मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मास जो है वो a पर डिपेंड है, मास नंबर पे डिपेंड है। रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस का ये फॉर्मूला है r0 क्यूब रूट ऑफ a मास नंबर, ये रेडियस भी मास नंबर पे डिपेंड है। एज द मास नंबर a इंक्रीजेस, मास एंड वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर ये a इंक्रीज करते हैं हम, फंक्शन ऑफ a है, ये मास इज द फंक्शन ऑफ a, मतलब a बढ़ेगा तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे और प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो ये मास इंक्रीज होगा। और यहाँ पर अगर a इंक्रीज होता है तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट डेंसिटी जो कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, जब मास एंड वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होगा तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेंसिटी। Now the last MCQ of this chapter is, if the number of nuclei in a radioactive sample at a given time is n, what will be the number at the end of two half-lives? n by 2, n by 4, 3n by 4 और n by 8। आइए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो गिवन है वो 2 है, 2 हाफ लाइफ्स, तो n इक्वल टू 2, और फॉर्मूला हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स एन टी, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टाइम t इज इक्वल टू n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टाइम 0 इंटू हाफ रेस टू n। तो यहाँ पे 2 हाफ लाइफ्स हैं, हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो nt इज n नॉट बाय 4
इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी n/4। यहाँ इनिशियल नंबर को n से डिनोट किए हैं और मैंने फार्मूले में उसको n0 से डिनोट किए हैं, इसलिए n/4 आंसर होगा।